बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है सेल साइकिल के मियोसिस 2 को। तो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, मियोसिस 2 कौन सा फेज होता है? जो मियोसिस 2 होता है वो मियोसिस का सेकेंड पार्ट होता है। और इसकी सिमिलरिटी की बात की जाए तो ये किससे सिमिलरिटी रखता है? माइटोसिस से रखता है। स्टूडेंट, मियोसिस 2 में आपने सबसे पहली बात क्या लिखनी है कि ये मियोसिस का सेकेंड पार्ट है। और दूसरी आपने सिमिलरिटी में क्या लिखनी है कि ये किससे सिमिलरिटी शो करता है? माइटोसिस से शो करता है। स्टूडेंट, मियोसिस 2 किससे सिमिलरिटी शो करता है? माइटोसिस से करता है। स्टूडेंट, सब डिवीजन की बात की जाए मियोसिस 2 की तो इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। मियोसिस 2 को कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है? 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फेज है प्रोफेज 2, सेकंड फेज है मेटाफेज 2, थर्ड फेज है इनरफेज 2 एंड फोर्थ फेज है टीलोफेज 2। सबसे पहले क्या कि मियोसिस जो होता है, मियोसिस 2 जो होता है वो मियोसिस का सेकंड पार्ट है। इसके अलावा इसकी सिमिलरिटी की बात की जाए तो ये माइटोसिस से सिमिलरिटी शो करता है। उसके बाद सब डिवीजन में अगर देखें हम मियोसिस 2 की तो इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज 2 में क्या होता है। स्टूडेंट, जो प्रोफेज 1 होता है मियोसिस 1 का स्टूडेंट जो प्रोफेज 1 होता है वो क्या करता है? वो ज्यादा टाइम लेता है अपने प्रोसेस में। जो प्रोफेज 2 में जो इस फेस में चीजें होनी होती हैं, जो फेज इस फेस में फंक्शन होने होते हैं, वो इन फंक्शन को करने के लिए ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन अगर हम प्रोफेज 2 की बात करें तो स्टूडेंट जो प्रोफेज 2 होता है वो कम टाइम लेता है। वो इस प्रोफेज 2 के अंदर जितने फंक्शंस होने होते हैं वो इन फंक्शन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लेता, बल्कि प्रोफेज 1 से कम टाइम में ही अपना जो काम होता है, अपने फंक्शन होता है, उनको कंप्लीट कर लेता है। स्टूडेंट, अब बात की जाए, मैंने आपको कहा कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं प्रोफेज 2 में। तो प्रोफेज 2 में जो न्यूक्लियोलाई होता है और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। स्टूडेंट, न्यूक्लियर प्रोफेज 2 में क्या होता है? प्रोफेज 2 में जो न्यूक्लियोलाई होते हैं और न्यूक्लियोलाई और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं वो गायब हो जाते हैं और क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है। स्टूडेंट, ये क्रोमेटिन कंडेंस वाली बात याद रखनी है कि क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन जो होते हैं कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। स्टूडेंट, सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? सेंट्रियोल जो होते हैं पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं। अब पोलर रीजन की तरफ मूव करने के बाद, पोलर रीजन तक पहुंचने के बाद सेंट्रियोल क्या करते हैं? वहां जाके वो क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्टूडेंट, समझ आई आपको कि मैंने आपको क्या कहा? सबसे पहले मियोसिस 2 के बारे में अगर बात की जाए तो ये मियोसिस का सेकेंड पार्ट है और ये माइटोसिस से सिमिलरिटी शो करता है। सब डिवीजन की बात की जाए तो इसको 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फेज है प्रोफेज 2, सेकंड फेज है मेटाफेज 2, थर्ड फेज है एनाफेज 2 एंड फोर्थ फेज है टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 स्टूडेंट जो होता है प्रोफेज 1 से कम टाइम लेता है अपने तमाम फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जबकि स्टूडेंट अगर हम बात करें डिसअपियर की तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और जो न्यूक्लियोलाई होता है, ये इस फेज के दरमियान यानी कि प्रोफेज 2 के दरमियान डिसअपियर हो जाते हैं। और क्रोमेटिन क्या करता है? स्टूडेंट, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और क्रोमेटिन क्या करता है? क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है। क्रोमेटिन क्या होता है? सिकुड़ जाता है। स्टूडेंट, जो सेंट्रियोल होते हैं वो पोलर रीजन की तरफ मूव कर जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। मेटाफेज 2 स्टूडेंट, मेटाफेज 2 में जो होते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच होते हैं? क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। इन अदर वर्ड हम अगर कहें कि जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्या होता है? काइनेटोकोर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम होंगे वो वापिस उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ अटैच होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो क्रोमोसोम है वो किसके साथ अटैच है? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है। और यहाँ पे क्रोमोसोम को
क्रोमोसोम ने अपने आप को कहाँ तरतीब दिया होता है? क्रोमोसोम ने अपने आप को सेल के इक्वेटर पे तरतीब दिया होता है। क्रोमोसोम ने अपने आप को कहाँ तरतीब दिया होता है? सेल के इक्वेटर पे तरतीब दिया होता है। इसके अलावा अगर हम एनाफेज 2 की बात करें तो एनाफेज 2 जो होता है मेटाफेज 2 के बाद आता है। स्टूडेंट एनाफेज 2 किसके बाद आता है? मेटाफेज 2 के बाद आता है, जहां पे जो सेंट्रोमियर होते हैं वो टूट जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या होते हैं? टूट जाते हैं, और जो सिस्टर क्रोमेटाइड होते हैं वो एक दूसरे से दूर खींचे चले जाते हैं। स्टूडेंट एनाफेज 2 कौन से फेज के बाद आता है? मेटाफेज 2 के बाद आता है। और इसमें फंक्शन क्या होता है, इसमें काम क्या होता है कि जो एनाफेज 2 होता है इसमें सेंट्रोमियर होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो सिस्टर क्रोमेटाइड होते हैं वो एक दूसरे से दूर खींचे चले जाते हैं। अब जो सिस्टर क्रोमेटाइड होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमोसोम कहेंगे। और जो दोनों सिस्टर क्रोमोसोम होंगे स्टूडेंट, जो दोनों सिस्टर क्रोमोसोम होंगे वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। एक जो क्रोमोसोम होगा वो एक पोल की तरफ मूव करेगा, और जो दूसरा क्रोमोसोम होगा वो दूसरे पोल की तरफ मूव करेगा। स्टूडेंट मेटाफेज 2 में सबसे पहली बात क्या है कि मेटाफेज 2 में जो होंगे क्रोमोसोम होंगे वो उन स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होंगे जिनके साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर यानी कि काइनेट कोर बाइंड हुआ होगा। क्रोमोसोम कौन से स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होंगे? जिनके साथ काइनेट कोर ऑलरेडी बाइंड हुआ होगा, ऑलरेडी जुड़ा होगा। और क्रोमोसोम ने अपने आप को कहाँ तरतीब दिया होता है? मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम ने अपने आप को सेल के इक्वेटर पे तरतीब दिया होता है। स्टूडेंट एनाफेज 2 होता है ये मेटाफेज 2 के बाद आता है, जहां पे जो सेंट्रोमियर होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो सिस्टर क्रोमेटाइड होते हैं वो एक दूसरे से दूर खींचे चले जाते हैं। स्टूडेंट अगर सिस्टर क्रोमेटाइड की बात की जाए तो सिस्टर क्रोमेटाइड अब क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटाइड जाहिर है एक दूसरे से दूर खींचे चले गए हैं, तो अब क्या करेंगे? वो दोनों सिस्टर क्रोमेटाइड जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, और उन दोनों सिस्टर क्रोमेटाइड को हम क्या कहेंगे? उन दोनों सिस्टर क्रोमेटाइड को हम सिस्टर क्रोमोसोम कहेंगे। और ये जो सिस्टर क्रोमोसोम होंगे वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, अलग अलग पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। एक जो सिस्टर क्रोमेटाइड होगा, एक जो सिस्टर क्रोमोसोम होगा वो एक पोल की तरफ मूव करेगा, जबकि जो दूसरा सिस्टर क्रोमोसोम होगा वो दूसरे पोल की तरफ मूव करेगा। उसके बाद हमारा लास्ट फेज है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होता है? स्टूडेंट मैंने आपको प्रोफेज 2 में क्या बताया था कि उसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होता है। क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। स्टूडेंट क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। जबकि स्टूडेंट टीलोफेज 2 में क्या होता है कि वो जो क्रोमोसोम क्या वो जो क्रोमेटिन जो कि कंडेंस हुए होते हैं वो क्रोमेटिन अनकॉइल हो जाते हैं। क्रोमेटिन के अनकॉइल होने का क्या मतलब है स्टूडेंट? यानी कि वो जो क्रोमेटिन सुकड़ी हुई हालत में पहुंच गए थे, कंडेंस वाली हालत में पहुंच गए थे, वो क्रोमेटिन वापस खुल जाएंगे। अनकॉइल होने का, कॉइलिंग का क्या मतलब होता है? कॉइल का मतलब होना है किसी चीज का जुड़ना, तो अनकॉइल का क्या मतलब होगा? किसी चीज का खुलना। तो स्टूडेंट क्या होगा? टीलोफेज 2 को हम कैसे पहचानेंगे कि जिसमें जो क्रोमेटिन होगा वो वापिस क्या करेगा? स्टूडेंट जो टीलोफेज 2 होता है उसमें क्रोमोसोम की अनकॉइलिंग होती है, और वो वापस क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हमने आपको प्रोफेज 2 में क्या बताया था कि प्रोफेज 2 में जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होता है। कंडेंस होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। कंडेंस होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। जबकि स्टूडेंट इसमें क्या होता है? टीलोफेज 2 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो वापस अनकॉइल हो जाते हैं और क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्रोमेटिन ने कंडेंस होकर क्रोमोसोम को बनाया, और क्रोमोसोम वापस क्या हो गया? अनकॉइल होकर क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। स्टूडेंट जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है वो वापस बन जाता है। हमने आपको क्या बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। जबकि स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होगा वो रिफॉर्म हो जाएगा, वापस बन जाएगा। जो सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी या सेल वॉल का क्लीवेज होगा, यानी कि सेल वॉल या तो बनेगी या तो सेल वॉल टूटेगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा? चार डॉटर सेल जो होंगे उनकी प्रोटेक्शन होगी। और स्टूडेंट जो चार डॉटर सेल की प्रोटेक्शन हुई है उनमें से हर एक के साथ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगा। स्टूडेंट हर डॉटर सेल के साथ हैप्लॉइड यानी कि जो चार की चार डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए उस हर डॉटर सेल के साथ हर
डॉटर सेल के साथ एक ना एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगा। तो स्टूडेंट टेलोफेज 2 को आप कैसे पहचानेंगे कि टेलोफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम की अनकॉइलिंग होती है, क्रोमोसोम वापस खुल जाते हैं और क्रोमैटिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो दोबारा बनता है, सेल वॉल की क्लीवेज होती है या सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, और इसके नतीजे में क्या होता है कि 4 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है, और हर जो डॉटर सेल होता है उसके पास एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।